हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की वीडियो लाइए। ठीक है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप एक बात याद रखना कि ऐसा नहीं है आप PYQs स्टार्ट करोगे, PYQs रट्टा मार के चले जाओगे, हो जाएगा। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इट मीन्स आपको थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, मेन फोकस जो होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ होगा। थ्योरी क्वेश्चंस वो थोड़े से कम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी देखने को, मतलब थ्योरी क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊँ, तो अभी टाइम है पेपर में। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको थ्योरी क्वेश्चंस की भी एक छोटी सी वीडियो ले आऊँगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अपने लेक्चर को पूरा स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक से चलेंगे, ऐसा समझेंगे कि हमें ज़्यादा चीज़ें कुछ पता ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, सॉरी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप स्टैट्स स्टार्ट करने जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक ऐसा तरीका है प्रेजेंट करने का अपने डेटा को। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया होता है, ठीक है, जो भी कलेक्टेड डेटा होता है उसे क्लासिफाइड करके इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी की वजह से जो भी कॉमन, कुछ डेटा में से कुछ ऐसे डेटा होंगे जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती होंगी। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूँ एक स्टूडेंट, मतलब एक क्लास है, क्लास 12। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्लास 12 है मान लो। तो क्लास 12 में मान लो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके 60% आए होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके 70% आए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा होगा या सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा होगा जिसके 60 या एक ही बच्चा होगा 70। ठीक है, तो मान लो 5 बच्चे हैं जिनके 60% आए। इट मीन्स ये 5 सेम या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। तो इस तरीके से जब हम डेटा को कलेक्ट करके क्लासीफाई करके प्रेजेंट करते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मान लो अगर मैं 50 बच्चों की क्लास है, सबका अलग अलग मार्क्स लिखने लग जाऊँ, परसेंटेज लिखने लग जाऊँ सबका, और फिर जाके प्रिंसिपल को देने लग जाऊँ कि हाँ सर ये इसका है, ये इसका है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर मैं वही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में बांट दूँ, जो भी बच्चों के कॉमन मार्क्स आए हैं, ठीक है, या आसपास आए हैं, जैसे अगर मैं मान लो जैसे 70 से 80% के बीच में जितने बच्चे आए हैं उनकी फ्रिक्वेंसी है 10। ठीक है, 80 से 90 के बीच में जितने बच्चों के परसेंटेज आए हैं उनकी फ्रिक्वेंसी है 8। तो इस तरीके से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करके प्रेजेंट करता हूँ तो वो चीज़ ज़्यादा ईजी हो जाएगी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ी बहुत चीज़ें। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सबसे पहले हम इसी चीज़ को समझेंगे, क्योंकि जो भी आपके मीन, मोड, मीडियन है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, द सिंगल वैल्यू, मान लो मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन का मतलब, जैसे अभी मैंने क्लास का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो मान लो क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, ये 4-5 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, तो इसके आए हैं हमारे पास 70%। ठीक है, इसके आए हैं 72%। ठीक है, इसके आए हैं 60% और इसके आए हैं 85%। तो सबसे पहले बात ये याद रखो कि ये सब हो गए हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशन हो गए। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कोई एक सिंगल वैल्यू, कोई ऐसी सिंगल वैल्यू जो इन सबको रिप्रेजेंट कर दे, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर कोई मेरे से पूछा, आउटसाइडर मेरे से आके पूछता है कि ये क्लास एवरेज है या ब्रिलियंट है, मैं कैसे बताऊंगा? अगर वो परसेंटेज के बेसिस पर देख रहा हो तो मैं किस तरीके से बताऊंगा? क्या मैं टॉपर के परसेंटेज ही बता दूंगा? सिर्फ एक टॉपर ही डिसाइड नहीं कर सकता ना टॉपर के परसेंटेज की वो क्लास कैसी है। ठीक है, तो मैं वहाँ पर एक ऐसी सिंगल वैल्यू बताऊंगा जिससे पूरी क्लास प्रेजेंट हो जाए, रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, आया समझ? जैसे
ये सारे ऑब्जर्वेशंस को मैंने क्या किया, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, मान लो 50 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, 50 बच्चों के मार्क्स हैं, इसको एक ऐसे सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। मैं उसे एक बस बता दूंगा कि हाँ भाई एवरेज जो परसेंटेज है इस क्लास का वो है 85%। तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं यहाँ के बच्चे, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जर्वेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो सिंगल वैल्यू हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये याद रखना। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कितने तरीके के टाइप होते हैं? पहला होता है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन जिसे हम बेस्ट तरीका मानते हैं, बेस्ट तरीका मानते हैं सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का, ठीक है, समझ में आया। दूसरा है हमारे पास मीडियन, तीसरा है मोड, चौथा है जीएम, जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। ये चीज़ जो है ये आपके लिए नहीं हो सकती है अगर आप 11th-12th में मैथ्स नहीं लेकर आए हो, ठीक है। मतलब 11th-12th में आपके पास मैथ नहीं थी तो, ठीक है। 5th में बात करते हैं एचएम, जो कि हार्मोनिक मीन होती है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है जीएम और एचएम में, ठीक है। जो मेन टॉपिक है ये 3 हमारे ऊपर वाले समझने हैं, ठीक है। फिर आपको पता चलेगी कि किस तरीके से सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन की बात करें, सबसे पहले आप सीरीज समझ लो। सीरीज कितने तरीके की होती हैं? सीरीज होती हैं 3 तरीके की। इंडिविजुअल, मतलब क्वेश्चन में आपको 3 तरीके की सीरीज देखने को मिलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? इसमें बस आपको कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, कुछ आपको बस एक सिंगल सीरीज दी होगी, जैसे 7, 8, 9, 10 ऐसे लिख कर दिया होगा, ये होती है इंडिविजुअल सीरीज। इसमें आपको कोई फ्रीक्वेंसी किसी भी तरीके का कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी होती। डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास 7, 8, 9, 10 होंगे, ठीक है। साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी 2, 3। जहाँ भी आप देखो कि जो भी एक्स है, मतलब हमारा जो भी सीरीज़ है वो दिया हुआ है और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो वो हमारे डिस्क्रीट सीरीज़ है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्या होता है? कंटिन्यूअस सीरीज में आपको एक क्लास दिया रहता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। और आपको साथ में इसके साथ मिलेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके साथ आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी। तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फॉर्मूले की बात करते हैं अब, चलो अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले की सबसे पहले बात करते हैं। अरिथमेटिक मीन किस तरीके से निकाला जाता है? देखो अरिथमेटिक मीन जो होता है वो एक तरीके से एवरेज ही होता है। एवरेज का मतलब कैसे? एवरेज हम कैसे निकालते हैं? मान लो 2, 5, 8, 9, 10 है, ठीक है। तो ये कितने हैं टोटल नंबर? 5 है, ठीक है। तो इन सब का टोटल, मतलब इन सब का पूरा सम डिवाइडेड बाई 5, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसे ही हम बराबर एवरेज कहते हैं। और सेम यही फॉर्मूला होता है हमारा अरिथमेटिक मीन का, बस कुछ ही टेक्निकल और एक मैथमेटिकल टर्म्स लगा दिए गए हैं, ठीक है। जैसे एक्स ऐसे डिनोट करते हैं हम मीन को, याद रखना ये चीज़। सबमिशन बहुत को ये नहीं पता कि ये क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है प्लस का साइन, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूँ तो इसका मतलब इन सबको प्लस करना है, ठीक है। एक्स अपॉन एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए है, याद रखना। अभी आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। अभी ये है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज के लिए। ये किसके लिए है? डिस्क्रीट सीरीज के लिए, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए, और लास्ट हमारा आ जाता है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रख लो और लिख लो फॉर्मूले को, फिर अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, कुछ इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज आ गई जिसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। टोटल नंबर्स ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 है। n = 5, ठीक है।
ये हमारे पास x हो गया। इनका पूरा जोड़ लो, इनका पूरा सम कितना होगा, 7, 14 और 20 कितना हो गया, 34। ठीक है, तो मीन कितना आ गया हमारे पास, 34/5। इसे डिवाइड करने पे जितना गया, याद रखना आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो एग्जाम में, बेझिझक होकर ले, आपको अलाउड होगा वहाँ पे कैलकुलेटर। तो याद रखना अगर आप स्टैटिस्टिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो बिना कैलकुलेटर के तो घुस मत जाना। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हमारे पास मीन हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इंडिविजुअल सीरीज़ का देखा है। अब जरा हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का। मान लो आपको क्वेश्चन में दे देगा मार्क्स इतने हैं, ठीक है, 12, ये 13, ये 14। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो फ्रीक्वेंसी हो गया 25, 50, 10, 100, 15। ठीक है, मतलब 10 मार्क्स आए हैं 25 बच्चों के, 11 मार्क्स आए हैं 50 बच्चों के, 12 मार्क्स 10 बच्चों के। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे हम मीन, तो देखो ये हमारे पास x होता है, ठीक है, और ये हमारे पास f है ही। फॉर्मूले में देखो क्या है, f इंटू एक्स है, तो हमें पहले इसके आगे एक और हाँ यहाँ पर एक fx का कॉलम बनाना है। ठीक है, अब इसको इससे दोनों को इंटू करके यहाँ पे लिखना है, जैसे 10 इंटू 25 तो 250। ठीक है, ये हो जाएगा 550, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 1300 और ये हो जाएगा कितना होगा ये 210। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो रही हो तो देख लेंगे। तो यहाँ पर अब आपको इन सबको ऐड करना होगा। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पर f का सबमिशन यानी f वाले कॉलम को ऐड करना होगा। ठीक है, जब आप इसे भी ऐड कर दोगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका मीन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि आप वो खुद भी कर सकते हो, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में आप देखो क्या होता है। कंटिन्यूअस सीरीज में मान लो ऐसा कुछ दिया होगा आपको, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास दिया होगा 20, 30, 30, 40। ठीक है, और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी 10, 20, 30, 40। तो आपको इसमें m निकालना होगा। m मतलब क्या, मिड पॉइंट, मतलब बीच का पॉइंट। ठीक है, इसमें बीच का पॉइंट क्या होगा, 0 से 10 में 5। ठीक है, फिर इसमें 10, इसमें 20 और 25 के बीच में क्या होना चाहिए, क्या होगा मतलब 25। इसमें एक सेकंड, इसमें 15 होगा, सॉरी हाँ इसमें 15 होगा और यहाँ पे 35। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। अब मिड पॉइंट और f का इनटू करना है एफ एम बनाने के लिए। ठीक है, जो कि होगा 50, फिर होगा 300, फिर होगा 750 और ये हमारे पास होता है 100 नहीं, एक सेकेंड, 1400। ठीक है, आई थिंक 1400 होगा, हाँ 1400 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ एम आ गया, जिसको आपको यहाँ पे प्लस कर देना है इन सबको। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एफ को प्लस कर देना है। जैसे आप ऐसा इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करोगे आपके पास मीन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ कंटिन्यूअस सीरीज़ क्या है। तो मीन का कंटिन्यूअस, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ हमने देख लिया है, जो कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। कोई सी भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लेना। कंटिन्यूअस सीरीज़ में आपको एक और केस देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्या पता आपको एक दूसरा केस देखने को मिल जाए। वो कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 10 to 19, ठीक है, फिर 20 to 29, फिर 30 to 39, फिर 40 to 49। इस तरीके की कोई क्लास इंटरवल आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते होगे, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ 0 था, 10 हो गया यहाँ पे, और ये 10 से ही नीचे वाला स्टार्ट हुआ है, फिर ये 20 पे ख़त्म, तो 20 से ही नीचे वाला स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे 29 मतलब 19 पे ख़त्म है तो 20 से स्टार्ट है, 29 पे ख़त्म है तो 30 से स्टार्ट है।
तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखो कि इस ऐसे क्लास इंटरवल को कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली इंक्लूसिव। और ऊपर वाले को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो करना क्या होता है, क्या इन दोनों का सॉल्यूशन जो होगा वो सेम होगा, क्या इन दोनों का मतलब सॉल्व करने का जो स्टेप्स होंगे सेम होंगे सेम, बस एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जो आपको लेफ्ट साइड वाला है वहाँ से तो आपको करना है 0.5 माइनस, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले से आपको क्या करना है, 0.5 माइनस करना है, और राइट साइड वाले में 0.5 प्लस करना। ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड वाले में 0.5 माइनस और राइट साइड वाले में 0.5 प्लस करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 10 में से 0.5 गया तो 9.5, 19 में से मतलब 19 में 0.5 ऐड करेंगे तो 19.5, ठीक है। उसी तरीके से आप नीचे करते जाओगे और आपका एक क्लास बनता जाएगा। 19.5, ये हो गया 39.5 और ये 49.5। तो अब आप देख सकते हो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन बन चुका है, ठीक है। ये 19.5 पे ख़त्म हो रहा है तो नीचे वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद सेम आपको वही करना है, मिड पॉइंट निकालना है, फिर आपको एफ से इंटू कर देना है और मीन निकल जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन था जो मैंने आपको बता दिया, जो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट आता है। एक कंबाइंड मीन का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 और N1 प्लस N2, ठीक है। ये हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। चलो इसका एक सवाल कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा एक्चुअली में कंबाइंड मीन जो है वो है क्या, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि मैन की जो सैलरी है और 40 फीमेल, मतलब मीन सैलरी है वो 40 फीमेल की कितनी है, वो है 5200 रुपये, ठीक है। और मीन सैलरी है जो किसकी, 60 मेल्स की, वो कितनी है 6800, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका फाइंड कंबाइंड मीन। कैसे निकलेगा, तो देखो ये नंबर है यानी 40 फीमेल है यानी ये n हो गया, ठीक है। 40 फीमेल है ये n हो गया, और ये हमारे पास मीन है, ये क्या है, मीन है। और मीन को क्या लिखते हैं, x बार, ठीक है। ये n1 हो गया और ये मीन 1 हो गया, ये n2 हो गया और ये मीन 2 हो गया, ठीक है। तो आप फॉर्मूले जस्ट आपको अब फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूले में रखोगे तो 40 इंटू प्लस 60 इंटू 6800 और 40 प्लस 60, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कंबाइंड मीन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने था, ठीक है। अब आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो होता है मीडियन का। मीडियन का याद रखना, बीच का नंबर, ठीक है। बीच का नंबर, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है, कुछ डेटा दिया हुआ, तो उनके जो बीच का नंबर होता है वो हमारा होता है मतलब मीडियन, जिसे हम पार्टीशन वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है पार्टीशन वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो कुछ एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कोई ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है और उसका कोई बीच का, अगर मैं उसे बीच से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं उसका कोई बीच का रास्ता निकालूं या कुछ नंबर्स दिए उनका कोई बीच का नंबर निकालूं, तो उसे हम कहेंगे मीडियन। ME से डिनोट करते हैं इसे, क्या लिखते हैं, ME से, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखो कि इसे हम जितने ही, जैसे अगर मैं इसे 4 भागों में बांट दूँ, ठीक है,
अगर मैं इसे 4 भागों में बांट दूँ तो ये हो जाता है हमारे पास क्वार्टाइल। समझ में आ रहा है? अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन को 2 भागों में बांटूं, इक्वल 2 पार्ट में बांटूं, तो वो आता है हमारे पास मीडियन, ठीक है। और अगर मैं इसको इक्वल 4 पार्टों में बांटूं तो वो हो जाता है हमारे पास क्वार्टाइल। देखो और भी चीज़ें हैं, डेक्टाइल है, परसेंटाइल है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मतलब जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ो, ज़्यादा अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो भी अगर हमारा एक पास एक ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 2 इक्वल पार्ट में बांटता हूँ, तो हमारा मीडियन कहलाता है। और अगर मैं उसी ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो वो हमारा क्वार्टाइल कहलाता है, ठीक है। याद रखना ये चीज़। जो इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का, मतलब 1/2 nth टर्म, मतलब टर्म, और इसका होता है n+1 4 टर्म, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि अगर मैं किसी भी ऑब्जर्वेशन को, किसी भी डेटा को अगर 2 भागों में डिवाइड करता हूँ, उसका बीच का नंबर लेता हूँ तो मीडियन कहलाता है। और वहीं क्वार्टाइल में डिवाइड करता हूँ तो मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ इक्वल, तो वो क्वार्टाइल कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में देखते हैं कि मीडियन कैसे निकाला जाता है इंडिविजुअल सीरीज़ में। देखो इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको कुछ नहीं करना है। मान लो 7, 9, 8, 10 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है जो कि एक इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो अगर आपको मीडियन निकालना है तो इंडिविजुअल सीरीज़ का n+1/2 th टर्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उस पोजीशन पे जो नंबर होगा वो आपका मीडियन होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो n कितना है, यहाँ पर 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है, तो 4+1/2, ठीक है। 4+1/2 ये हम मीडियम कैलकुलेट कर रहे हैं, टीएच टर्म, ठीक है। तो 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 टर्म, ठीक है, या पोजीशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 आता तो हम कह सकते थे कि दूसरे पोजीशन पे 8 है तो मीडियन हमारा 8 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 आता तो हम कह सकते थे कि 9 है तीसरे पोजीशन पे तो मीडियन हमारा 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2.5 है, तो जब भी आपका पॉइंट में आंसर आ जाए, 2.5 आ जाए, 3.5 आ जाए, तो वहाँ पर एक स्टेप आपको और करना पड़ता है। आपको क्या करना है? आपको करना है ये 2.5 किसके किसके बीच में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहले नंबर पे कौन है? 7 है, दूसरे पे 8 है, तीसरे पे 9 है। तो ये आपको पता होगा कि दूसरे और तीसरे के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा 2.5, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। सेकेंड पे कौन है? 8 है, और थर्ड पे कौन है? 9 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 17/2, और इसका आंसर आ जाएगा 8.5। तो हमारा जो मीडियन हो गया वो 8.5 हो गया। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकाला जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो मान लो 0, 10, तो यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पर आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, CF निकालना पड़ेगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो कैसे निकलता है? बस आपको क्या करना है, 10 नीचे आपको प्लस करते जाना है। जैसे 10 को किया मतलब 10 को 10 लिखना है पहले, फिर 10 को किया 20 से 30 लिखना, फिर इस 30 को इस 30 से किया तो क्या आ जाएगा 60, फिर इस 60 को 40 से किया तो क्या आ जाएगा 100, इस 100 को 50 से किया तो क्या आ जाएगा 150। तो टोटल हो गया हमारे पास 150, और जो लास्ट वाला आता है CF का उसे हम n कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो लास्ट होता है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का वही हमारे पास n होता है। और आप देखोगे जब आप इस f को प्लस करोगे तो ये भी 150 ही आएगा, ठीक है। तो n/2, ये चीज़ याद रखना आप। n/2 कितना हो गया हमारे पास? 150/2, जो हो गया 25, कितना हुआ 75, सॉरी। तो अब जब आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा n/2 आया है वो 75 आया है,
तो याद रखना जब आप CF में फाइंड करोगे ना 75 को, तो आपको 75 से ज़्यादा वाली वैल्यू को लेना है, ठीक है। 75 से ज़्यादा क्या है, 100 है। तो ये जो क्लास हो गया, ये जो क्लास हो गया 30 to 40 वाला, इसे आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। तो CF हो गया हमारे पास कितना, 100, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। I यहाँ पर क्या है और L क्या है मैं आपको बता देता हूँ। I है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 30 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है, वो है हमारे पास 10 का, ठीक है। तो I हमारे पास 10 हो गया। L क्या होता है, L मतलब 30 और 40 में से कौन सा लोएस्ट है, तो 30 है हमारे पास, तो 30 हो गया, L हो गया हमारे पास 30, ठीक है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें A to Z यहाँ पर उतार देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, सारी चीज़ें A to Z आप यहाँ पे उतार दोगे। n/2 आपके पास गिवन है, CF आपके पास गिवन है 100 हो गया, ठीक है। F क्या है यहाँ पर, F यहाँ पर इसी लाइन का F में क्या है 40 है, तो F हो गया हमारे पास 40। और जैसे ही आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर दोगे यहाँ पर, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब वो जो निकल कर आना होगा आंसर वो आ जाएगा, मीडियन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज़ में किस तरीके से आपको निकालना है। डिस्क्रीट सीरीज़ में किस तरीके से आप निकालोगे यहाँ पर, तो देखो मान लो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, ठीक है। और यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास मार्क्स हैं या कुछ भी ले लो, ठीक है। तो देखो अब आपको CF निकालना होगा। इसमें भी CF कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ, 2, फिर इसको इससे करना है 5, फिर इसको इससे करना है 9 और इसको इससे करना है 14। और ये 14 ही क्या होता है हमारे पास, n होता है, तो n/2 कर लो, ठीक है। तो 14/2 क्या हो जाएगा, 7th, ठीक है। तो अब आपको CF में ढूंढना है कि 7 से जस्ट बड़ी सी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सर मतलब 7 से कौन सा जस्ट बड़ा है, ठीक है। तो वो है 9, तो हमने इस वाली फ्रीक्वेंसी को ले लिया, ठीक है। तो इसका जो मतलब मीडियन है वो कितना आ गया, 30, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो हमने यहाँ पर मीडियन भी देख लिया किस तरीके से होगा डिस्क्रीट सीरीज़ में, कंटिन्यूस सीरीज़ में और इंडिविजुअल सीरीज़ में। मैं जल्दी करवा रहा हूँ और ज़्यादा डीप में सॉल्व नहीं करवा रहा, ताकि आप वहाँ पे कैलकुलेटर के साथ कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले लिख लो और चीज़ों को बस समझ लो। मोड कैसे निकाला जाता है, मोड होता क्या है, देखो मोड जैसे हमारे पास मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू होती है, किसी भी एक ऑब्जर्वेशन की एवरेज वैल्यू होती है मीन। और मीडियन क्या होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो बीच का पार्ट होता है, जो पार्टीशन वैल्यू जो उस ऑब्जर्वेशन को 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा हो, उसे हम मीडियन कहते हैं। उसी तरीके से मोड होता है हाइयर फ्रिक्वेंसी। मोड क्या होता है, हाइयर फ्रिक्वेंसी, यानी कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा डेटा में से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एक नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ आपको, तो मान लो 5, 11, 9, 11, 6, 3, 5, 11, 20, 16। अगर मैं इन नंबरों में से एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दे दिया और बोला, अब मैंने आपको बोला कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है, जो कि बार बार आया है, तो इसमें आप बोलोगे कि 11 जो है वो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, मतलब बार बार आया है। तो मोड क्या हो जाएगा इस डेटा का, इस ऑब्जर्वेशन का, वो हो जाएगा 11, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो इंडिविजुअल सीरीज़ का आपका यही क्लियर हो गया, ठीक है, कि जो नंबर बार बार रिपीट हुआ है वो उस ऑब्जर्वेशन का क्या होगा, मोड होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डिस्क्रीट सीरीज़ की, वो कैसे निकलेगा, डिस्क्रीट सीरीज़ का, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है। आप अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर देखोगे कि कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो बार बार रिपीट, मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन, जैसे देखो अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ आपको, 30, 40, 50, 60, ठीक है। और ये 2, 3, 14, 15, ठीक है। तो ये देखो आप ये बताओ, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसका मतलब 30 जो है वो 2 बार आया है, 40 जो है वो 3 बार आया है,
50 जो है 14 बार आया है, 60 जो है वो 15 बार आया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 60 है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। हमें क्या निकालनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो देखनी है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 60 आया है, तो इसका मतलब मोड क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सिंपल सा है, मोड तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 2, 5, 8, 4, 3। ठीक है, तो अब आप एक बात याद रखना कि मतलब सब पहले तो ये देखो कि इनमें से कौन सी ऐसी मतलब कौन सा ऐसा क्लास इंटरवल है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि फ्रीक्वेंसी में देखा करो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है। फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है, वो है 8। ठीक है, 8 है, तो ये पूरी क्लास को हाईलाइट कर लेते हैं हम। कर लिया हाईलाइट। ठीक है, अब 8 को हम मानेंगे एफ एम यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, क्या मानेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, एफ एम के जस्ट ऊपर वाले को मानेंगे हम F1, एफ एम के जस्ट नीचे वाले को हम मानेंगे F2। ठीक है, तो ये हमने इनको नाम दे दिया। एक L क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी इस मतलब इस क्लास की। ठीक है, और I क्या हो जाएगा, I इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है L प्लस योगा FM माइनस F1 अपॉन में 2FM माइनस F1 F2। ठीक है, इनटू I। अब आपको क्या करना है, आप सिर्फ आपको वैल्यू रख देनी है। L की जगह पे आपको रखना है 30। ठीक है, FM की जगह पे आपको रखना है 8, इसकी जगह पे 5, फिर 16, 5, 4। मैं आपको सब बता चुका हूँ कौन क्या है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कैलकुलेटर से इसे जल्दी से कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मोड निकालने को बोलेगा तो ये देखो, सेंट्रल टेंडेंसी का अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको मीडियन मोड और मतलब मीन निकालने को बोलेगा ही बोलेगा। तो मैंने आपको बड़ी ही तेज़ी में आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको डायरेक्ट चीज़ निकालनी है। ठीक है, याद रखना जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे ना, जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो उसमें लैंग्वेज ज़्यादा भर देना, लेट ये लेट वो गिवन ये इंग्लिश में ज़्यादा रख देना, अगर आपको ज़्यादा फॉर्मूले के स्टेप्स नहीं करने हैं तो। ठीक है, आया समझ। देखो ज्योमेट्रिक मीन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और अभी हम इस वीडियो में समझेंगे। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कार्ल पर्सन्स का कोएफिशिएंट डेविएशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है यहाँ पर। और एक और चीज़ देखनी हो, इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये देखना है हमें। को स्टैंडर्ड डेविएशन ना आप इजीली निकाल लोगे, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको फॉर्मूला इसका अच्छी तरीके से मालूम होगा तो आप इजीली इसे कैलकुलेट कर लोगे, उसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। अगर आपको मतलब मीड निकालना होता होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जांपल लूँगा कंटिन्यूअस सीरीज़ का ही, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास यहाँ पे 5, 8, 15,
16, फिर लास्ट में 6। तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चलना है मैं आपको बताता हूँ। हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे, हम कोएफिशिएंट भी निकाल लेंगे उसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा वेरिएशन किस तरीके से आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी इसी में निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी कोफिशिएंट इसमें निकलेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसमें निकलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली उसे निकाल पाओगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मीडियन मतलब मिड पॉइंट निकालना होता है, ये आपको मालूम होगा, अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये अब हमें क्या करना है, एफ और एम को इनटू करना है, एफ इंटू एम, जिस तरीके से नॉर्मली करते हैं अभी तक तो वही चल रहा है, ठीक है। 25, 120, 375, 560, 270। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एफ और एम को इंटू कर दिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब 5 को 5 से, 8, 15 इन सबों को इंटू करके यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एफ को एम स्क्वायर से इंटू करना है, मतलब हमें क्या चाहिए, एफ एम स्क्वायर चाहिए ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एफ को इंटू करना है एम स्क्वायर से। अभी आप फॉर्मूला देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ। कंटिन्यूअस सीरीज में जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है समिशन एफ एम का स्क्वायर एन माइनस एफ एम एन। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई एक पूरा फॉर्मूला। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। एन क्या है यहाँ पर, मतलब फ्रीक्वेंसी को जब हम पूरा ऐड करेंगे तो वो हमारा एन है, ठीक है। ये हमारा एन है, एन हो गया हमारे पास 50, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एफ कितना है 5, ठीक है। और मिड पॉइंट कितना है 5, 5 का स्क्वायर मिड पॉइंट का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 125, ठीक है। 8 इंटू फिर मिड पॉइंट का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेट करके लिखना है। कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा, जितनी मर्जी उतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पर आपको पुट करते जाना है। एफ एम को ऐड कर लो, एफ एम को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 1350, ठीक है। और एफ एम स्क्वायर को जब ऐड करोगे तो आएगा 43,050, ठीक है। तीनों को हमने ऐड कर लिया, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब हमें बस इसको पुट कर देना है यहाँ पर। तो क्या होगा 43,050 अपॉन 50 माइनस ब्रैकेट में 1350 अपॉन 50, ठीक है। अब ये यहाँ पर जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आपके पास हाथ में होगा, क्या होगा, कैलकुलेटर, ठीक है। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाल लिया, लेकिन अगर कोई आपको बोले कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, तो आपको उसके लिए मीन भी चाहिए होगा, ठीक है। या फिर आपको मैं बोलूँ कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो उसके लिए आपको मीन भी चाहिए होगा। तो मीन इसका कैसे निकलता है आपको पता होगा। मीन इसका निकलता है समीशन एफ एम अपॉन एन। तो समीशन एफ एम कितना है, समीशन एफ एम है 1350 और एन कितना है 50। तो ये कट गया और आंसर आ गया हमारे पास 27। तो मीन आ गया हमारे पास 27। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको टर्म मतलब सारे फॉर्मूलेस बता दे रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100%,
ये आपका परसेंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ये 11.49 अपॉन मीन आया है 27। ठीक है, मीन आया है कितना, 27। तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे यहाँ पर और इसका यहाँ पर। ठीक है, आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है एक बार फाइंड करके। जो आपको फाइंड करना है वो यहाँ पर टेबल में ही करना होता है, टेंशन की बात दूसरी नहीं है। ठीक है देखो आपको जो ये वेरिएशन का क्वेश्चन है ना, वो आपको एक जगह पर मिल सकता है। ठीक है, वेरिएशन का क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, जैसे अगर मान लो जहाँ भी आप देखो कि यहाँ पर लिखा है प्राइस या कुछ भी लिखा है सिटी 1 और सिटी 2, ठीक है, और आपको कुछ प्राइस दे दिए हो 20, 22, 29, 23, ठीक है, 10, 20, 18, 12, 15। तो जहाँ भी आप देखो इस अगर ऐसा कुछ पूछा है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पर आप वेरिएशन निकाल देना। ठीक है, और वेरिएशन अगर मान लो ज़्यादा स्टेबल पूछा है तो ज़्यादा स्टेबल वही होगा जिसका वेरिएशन कम होगा। वेरिएशन मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसका वेरिएशन कम होगा, और ज़्यादा मतलब वो स्टेबल नहीं होगा जिसका वेरिएशन ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ समझ लो। ठीक है, तो हमने देख ली कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन के कोफिशिएंट को देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्ल पर्सन्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, नहीं, इससे पहले हम देख लेते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। एक बार कोरिलेशन के कोफिशिएंट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का नाम सेम ही है, आपको दोनों में से कोई सा भी कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक सीरीज दी हुई है 12, 9, 8, 10, 11, 13, 17। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी या नहीं सॉरी सीरीज में बोल रहा हूँ। देखो कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन होता है दो फैक्टर्स का, दो वेरिएबल्स का, दो चीज़ों का जो रिलेशन बताता है, जो एक कैजुअल रिलेशनशिप बताता है। कैजुअल रिलेशनशिप का मतलब एक के बदलने से या एक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने से दूसरे के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कोरिलेशन ये बताता है आपको कि मान लो ये जो है ये ऊपर बढ़ रहा है तो ये क्या कहाँ बढ़ेगा, इसकी वजह से ये नीचे हो रहा है, या इसकी वजह से ये कम हो रहा है, या इसकी वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। जैसे प्राइस और डिमांड में देख लो। ठीक है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है। ठीक है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कोरिलेशन ही है जो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करता है और बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वाई ले लेता हूँ इसे। ठीक है, इसका हो जाएगा 14, इसका 8, इसका 6, 9, 11, 12, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मतलब एक टेबल टाइप हो गया जो कि आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ। अब आपको सिंपली टेबल बना लेना है और कुछ भी नहीं करना है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं आपको सिर्फ अब स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मतलब पेन है जो कि अब स्टाइलस है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको अब स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में लिखो, उसके फॉर्मूले को लिखो और कैलकुलेट करके आंसर्स निकालते जाओ। ठीक है, जो भी एक्स के न्यूमेरिकल्स है उसे मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, जो भी वाई के हैं उसे मैं यहाँ पे लिखूँगा। एक्स वाले का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखूँगा, वाई वाले का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखूँगा। जल्दी जल्दी स्क्वायर करते रहो और अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करते रहो। ठीक है, फिर एक्स इंटू वाई करूँगा तो दोनों की वैल्यू को यहाँ पे लिखता जाऊँगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है 12 और 14 को इंटू करके यहाँ पे लिखूँगा, 9 और 7 को इंटू करके फिर यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, और फिर मुझे लास्ट में क्या करना है, फिर मुझे लास्ट में निकालना है सबका समिशन, मतलब एक्स को ऐड करना है, याद रखना सबका निकालना है, वाई को ऐड करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को ऐड करना है, एक्स स्क्वायर वाले कॉलम को, एक्स वाई स्क्वायर वाले कॉलम को, और एक्स इंटू वाई वाले कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला
मैं बताता हूँ। अब आपको बस इन सारे वैल्यूज़ को उस फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपका आंसर निकल कर आ जाए। फॉर्मूला होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, वो होता है एन समेशन एक्स वाई। एन एन होता है नंबर, मतलब कितने नंबर है वो आप गिन के पता लगा सकते हो, माइनस ये हो गया एन एक्स वाई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर पूरा फॉर्मूला हो गया। अब आप देख सकते हो इसमें कुछ भी ऐसा है जो कि आपको मतलब अजीब लग रहा हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो। देखो मैंने क्या किया है, बस यहाँ पर टेबल बनाया, सबको ऐड किया, सारे कॉलम्स को ऐड किया और यहाँ पर बस मैं पुट कर दूंगा और कैलकुलेटर की मदद से अपना आंसर निकाल लूँगा। ठीक है, आया समझ? तो ये है हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, जिसे हम कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे इंडेक्स नंबर। जल्दी जल्दी देख लेते हैं इंडेक्स नंबर, क्योंकि कब स्टाइलस फिर रुकना बंद, मतलब चलना बंद हो जाए हमें नहीं पता। इंडेक्स नंबर देखो, प्राइस इंडेक्स नंबर आपको निकालने को बोलेगा, वो भी 3 मेथड से बोलेगा। ठीक है, आपको कोई सा भी मेथड आ सकता है, मतलब कोई सा भी मेथड आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं आपको तीनों ही मेथड बता रहा हूँ, बहुत ईजी तरीके से आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और देखो सबसे मेन जो बात ये है कि आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे भी टेबल दिखा और कुछ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आपको मीन मोड या मीडियन निकाल के छोड़ देना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। और थ्योरी की जो वीडियो है, मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ थ्योरी की, उसके लिए इंतजार करें। जितना इस वीडियो में टेक्निकली हो पा रहा है मैं उसमें कवर करवा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं स्टाइलिस की वजह से, लैपटॉप की वजह से। ठीक है, इसलिए थोड़ा इस वीडियो के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मैं जितना हो सके उतना कवर कर रहा हूँ। ठीक है, एक आएगा लास्प्रीज मेथड। ठीक है, एक आएगा पार्सेज मेथड। ठीक है, ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ, फिशर्स मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड से आपको बोलेगा निकालने के लिए। इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, तीनों ही आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, कॉमोडिटी दिया होगा, कॉमोडिटी का मतलब है कोई सामान दिया होगा, कोई से भी सामान का नाम दे सकता है, A B C D। ठीक है, किसी भी सामान का नाम दे सकता है, हम नहीं जानते किसका दिएगा। बेस ईयर, बेस ईयर का मतलब जो पहले वाला ईयर होगा। ठीक है, मान लो 2013 और 2015 की बात हो रही होगी तो बेस ईयर 2013 आएगा। ठीक है, और करंट ईयर होगा, जो भी करंट ईयर हमारे पास मान लो 2024 है और इस ईयर को मान लो 2010। ठीक है, अब इसका एक तो प्राइस दिया होगा, 3 चीज़ें दे सकता है, प्राइस, क्वांटिटी और एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको, इन तीनों में से कोई 2 चीज़ आपको इस टेबल में देगा। ठीक है, मान लो प्राइस के साथ दे दिया यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस के साथ हमारे पास एक्सपेंडिचर गिवन है इस वाले टेबल में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। और एक फॉर्मूला याद रखना, प्राइस जो होता है इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूले के बाद तीनों में से कोई 2 चीज़ दिया होगा तो आप तीसरा फाइंड नहीं कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस है हमारे पास 2415। ठीक है, और एक्सपेंडिचर है हमारे पास 40 60 16 सॉरी 10 और 25। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज्ड है। ठीक है, करंट ईयर में देखते हैं 5 8 2 10 75 40 24 60। तो ये आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा इसका प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो इन मेथड से। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या। आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना है, याद रखना है, यहाँ पे कॉमोडिटी लिखनी है। ठीक है, ABCD, जो भी प्रोडक्ट हो उनकी कॉमोडिटी लिखनी है। यहाँ पर POQO, फिर POQO, फिर आ जाता है P1
Q1 P1 Q1 PO QO P1 Q। ठीक है, तो अब ये है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपको ओ वाले दिख रहे हैं वो बेस ईयर के हैं। ठीक है, जो भी आपको ओ वाले दिख रहे हैं वो बेस ईयर के हैं, जो भी आपको 1 वाले दिख रहे हैं वो करंट ईयर के हैं। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना, ये जो है ओ वाली ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखो ये आपका क्वांटिटी हो गई और ये आपका एक्सपेंडिचर है करंट ईयर का। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओ वाले जितने भी हैं वो बेस ईयर के हैं और 1 वाले जितने भी हैं वो एक्सपेंडिचर वो सॉरी करंट ईयर के हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, प्राइस लिखना है बेस ईयर का। आपकी गलती कहाँ पे हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। आप ये जो ऊपर वाले एक्सपेंडिचर है ये आप लिख दोगे क्वांटिटी वाले कॉलम में, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है और मैंने बताया एक्सपेंडिचर ये है, तो आपको एक्सपेंडिचर इसी में लिखना है। ठीक है, इसी में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर करंट ईयर का लिख दो। यहाँ पर एक्सपेंडिचर की जगह क्वांटिटी भी हो सकता था तो आप क्वांटिटी में लिखते। ठीक है, यहाँ पे 2 है और इसमें भी क्वांटिटी में नहीं लिखना है, ध्यान से सारी चीज़ों को करना है। 75, फिर आ गया 40, फिर 24, फिर 60। अब क्वांटिटी कैसे निकालना है ये समझो। क्वांटिटी निकालना है आपको, क्या करना है, मतलब एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देना है। तो 40 को 2 से करोगे तो 20, 16 को 4 से करोगे तो 4, 10 को 1 से करोगे तो 10 और 25 को 5 से करोगे तो 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सेम इसी की तरह करना है। 15, 5, 12 और लास्ट में आ जाएगा 6। ठीक है, अब प्राइस लेना है हमें बेस ईयर का और क्वांटिटी लेना है करंट ईयर का। प्राइस बेस ईयर का ये, ठीक है, और क्वांटिटी करंट ईयर का ये। ठीक है, और इन दोनों को इनटू करके फिर यहाँ पे उतार देना है। देखो आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको टेबल बना के इधर से उधर इनटू करते रहना है। ठीक है, फिर प्राइस लेना है करंट ईयर का और मतलब क्वांटिटी लेना है वहाँ पे बेस ईयर का। ठीक है, उनको इनटू करके लिख देना है 100, 32, 20, 50। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जैसे आपका एक कंप्लीट हो जाए आपको इसे करना है क्लोज और आपको सबका सबमिशन निकाल लेना है, सबको ऐड कर देना है। किस किस को, PO QO को, इसको ऐड करना है। ठीक है, P1 Q1, जिसको जिसको ऐड करना है मैं आपको बता रहा हूँ, उस कॉलम को आपको ऐड करना है। इन चारों को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, यानी ये कॉलम लास्ट के दो, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये और ये, इन कॉलम्स को आपको ऐड करना है। ठीक है, अब फिर आपको मैं अब ले चलता हूँ उस वाले पड़ाव पर जहाँ आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है, जहाँ आपको वो तीनों जो मेथड है वो काम पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्प्रेस के मेथड से। इनके मेथड से स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इजी है। वो है हमारा बस सबमिशन इसका, बस ये है हमारा लास्ट और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ऐड करके वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में तो आया ना कि इसे किसे ऐड करना है, मतलब इसके कॉलम को ऐड करके P1 Q1 को इनकी सारी वैल्यू ऐड करनी है, इनकी सारी वैल्यू ऐड करनी है। इस तरीके से सबमिशन का मतलब तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, पार्सेस की क्या कंडीशन है, मतलब क्या फॉर्मूला है, पार्सेस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, अब फिशर्स का, और याद रखना फिशर्स जो है, फिशर्स का जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है उसे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और आइडियल माना जाता है। क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूला इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाले दोनों याद हो गए तो फिशर्स वाला भी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, और ये इंटू 100,
याद रखना ये 100 जो है वो मतलब रूट के अंदर नहीं आता, सिर्फ ये दोनों आते हैं। तो अब आप क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करते रहना। अब आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऊपर से वैल्यू उठाना है और इसके अंदर पुट कर देना है, सारे आंसर्स आ जाएंगे। एक और चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाती थी, वो है स्क्यूनेस और कॉर्टेसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है कॉर्टेसिस और स्क्यूनेस, ये तो मैं आपको थ्योरी वाली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अगर थ्योरी वाली वीडियो में कल को लाता हूँ तो, कल को नहीं मतलब लाता हूँ तो इसको आपको 2 मेथड से करना पड़ता है, जो कि बहुत इजी है। आपको बस मीडियन और मोड और मीन निकालना आना चाहिए। ये तीनों अगर आपने निकाल लिया, क्वार्टाइल आपने निकाल लिया, तो आपका आराम से हो जाएगा। और तीनों ही सारी चीज़ें मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। ठीक है, एक आता है हमारे पास कार्ल वाला मेथड, कार्ल पर्सन्स मेथड, ठीक है, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नाम ध्यान रखना, ठीक है, जो मैं नाम बोल रहा हूँ। और एक आता है बर्लीज मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, बहुत इजी फॉर्मूला है। कार्ल वाले का तो बहुत इजी है, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर किस तरीके से निकलता है। दूसरे वाले का क्या फॉर्मूला है? क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन, और अपॉन में क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, जो कि ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आया समझ? क्वार्टाइल डेविएशन, यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन। तो इस तरीके से आपको जो जो न्यूमेरिकल चीज़ें थी, जो कि पॉसिबल थी इन चंद दिनों में, चंद घंटों में, जितना भी टाइम बचा है करवाना, वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ बाकी रह जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जैसे ही लैपटॉप रिपेयर होता है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थ्योरी तो पक्का ले आऊँगा, बस मैं आपको बता रहा था कि अगर कुछ बाकी रहता है न्यूमेरिकल्स में तो मैं आपके ले आऊँगा। और प्रोबेबिलिटी, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी अगले वीडियो में देखते हैं, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया। ठीक है, और अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ समझने में, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हो इस वीडियो में, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।